Hi cadets, me Lieutenant Jalendra Kumar Sharma, Associate NCC Officer, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कैडेट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स, अर्थात घाव एवं अस्थिभंग। आज हम वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे वाउंड्स, घाव। किसी चोट आदि के लगने से शरीर की त्वचा अथवा पेशी की झिल्ली की निरंतरता के टूटने को घाव होना कहा जाता है। घावों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है चीरा घाव, अर्थात इंसिजन वाउंड। किसी तेज धार वाले औजार जैसे ब्लेड है, चाकू है आदि के कटने से होने वाले घावों को इंसिजन वाउंड कहा जाता है, चीरा घाव कहा जाता है। वेदन घाव किसी सुई, चाकू, खंजर या संगीन औजार द्वारा सीधे घुस जाने पर होने वाले घाव को वेदन घाव या पंक्चर्ड वाउंड कहते हैं। कुटन घाव, कॉन्ट्यूजन वाउंड, ये घाव किसी कुंद, साधन अथवा मुक्का आदि मारने पर होता है, इसे गुम चोट भी कहते हैं। विदीर्ण घाव, लैकेरेटेड वाउंड, ये घाव प्रायः किसी कुंद, भारी साधन द्वारा होते हैं। इसके किनारे फटे हुए तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं। गोली का घाव, गन शॉट वाउंड, ये घाव बंदूक की गोली लगने से होता है। कई बार ये शरीर के आर पार होता है और इसमें अस्थिभंग भी हो सकता है। और अंतिम में बम का घाव, सेल वाउंड, ये घाव किसी बम या ग्रेनेड के छर्रों के द्वारा होता है। ये घाव बहुत गहरे होते हैं, इनका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है। घावों की प्राथमिक चिकित्सा, इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं होती है वो है एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, पाउडर, रुई, गौज, पट्टियाँ, बैंड हेड और कैंची। रोलर पट्टी और उनके उपयोग, उंगली के लिए 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए घावों पर बांधने के लिए। सिर और हाथ के लिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। पैर के लिए 3.5 इंच चौड़ी तथा धड़ के लिए 6 इंच चौड़ी रोलर पट्टी की आवश्यकता होती है। पट्टी करने के नियम, जब भी किसी घाव पर पट्टी की जाती है, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग पर हो, उसके कुछ सामान्य नियम है। जैसे पीड़ित के सामने की ओर रहे, पट्टी का रोल दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, पट्टी के खुले सिरे को वहां रखें जहां आप गांठ लगाना चाहते हैं। पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर तथा भीतर से बाहर की ओर लपेटे। पट्टी को कई परतों में लपेटे जिससे वह घाव को पूरी तरह से ढक ले। पट्टी को न तो अधिक तंग और न ही अधिक ढीली बांधें। पट्टी लपेटने के बाद घाव से दूर गांठ लगाकर अथवा चिपकाने वाली टेप अथवा सेफ्टी पिन से सुरक्षित रूप से उसके सिरे को बांध दें।
पट्टी बांधने की विधि, पीड़ित को आश्वस्त करें, सुविधाजनक स्थिति में उसको रखें, खून का बहाव रोकने का उपाय करें। यदि घाव में कोई भारी तत्व हो तो उसे सावधानी पूर्वक निकालें। घाव को रुई और एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करें। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम अथवा पाउडर लगाएं। गोज से उसे ढकें। घड़ी की सुई की दिशा में पट्टी लपेटें। पट्टी की गांठ घाव से थोड़ा ऊपर या नीचे हटाकर लगाएं। तो ये तो वाउंड के बारे में था। अब है फ्रैक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। अस्थिभंग शरीर का आकार और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हड्डियों के ढांचे पर आधारित होती है, ये हम सब जानते हैं। जब किसी दुर्घटनावश इस ढांचे को किसी भी हड्डी की बनावट में टूट फूट हो जाती है तो इसका प्रभाव शरीर के आकार और कार्य दोनों पर पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जीने, कार्य करने में असमर्थ अनुभव करता है। इसे ही अस्थिभंग की अवस्था कहते हैं। एक्सरे के द्वारा अस्थिभंग का साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है। अस्थिभंग होने पर विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है। अस्थिभंग के प्रकार, कितने प्रकार की फ्रैक्चर्स होते हैं? फ्रैक्चर्स अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार से साधारण फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर। इस अस्थिभंग में केवल एक हड्डी टूटती है तथा शरीर की त्वचा, भीतरी अंगों को कोई नुकसान या हानि नहीं होती है। यह अनुप्रस्थ रैखिक तिरछी अस्थिभंग हो सकती है। इसमें संक्रमण का खतरा नहीं होता है। संयुक्त अस्थिभंग, कंपाउंड फ्रैक्चर। इस अस्थिभंग में हड्डी के टूटने के अतिरिक्त उसके निकट मांस या त्वचा को भी हानि पहुंचती है। हड्डी का टूटा हुआ सिरा भी बाहर दिखने लगता है। इसमें संक्रमण का भी खतरा रहता है। तीसरा है बहुअस्थिभंग, मल्टीपल फ्रैक्चर। इस प्रकार के अस्थिभंग में एक ही हड्डी कई स्थानों से टूट जाती है। इसके लिए प्रायः शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन ही करना पड़ता है। विखंडित अस्थिभंग, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। इस प्रकार के अस्थिभंग में प्रायः हड्डी का चूरा हो जाता है। यह बहुत जोर से गिरने या कुचले जाने से ऐसा होता है। पेचदार अस्थिभंग, स्प्रल फ्रैक्चर्स। जब किसी घूमने वाले बल द्वारा अस्थिभंग होता है तो हड्डी टूटकर घूम जाती है। इसे पेचदार अस्थिभंग कहते हैं। अपूर्ण अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। बच्चों की कोमल हड्डियां प्रायः पूरी तरह नहीं टूटती बल्कि कच्ची टहनियों की तरह मुड़ जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार के अपूर्ण अस्थिभंग प्रायः इलाज द्वारा शीघ्र ठीक हो जाते हैं। अस्थिभंग के विभिन्न अर्धगरट अस्थिभंग, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। इस प्रकार के अस्थिभंग में टूटी हुई हड्डी के सिरे बांस के पचड़ों के समान टूटकर एक दूसरे में घुस जाते हैं। जटिल अस्थिभंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी टूटकर मांस या त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। प्रायः धमनी या सिरा भी फट जाती है। इसका इलाज थोड़ा जटिल हो जाता है। तनाव अस्थिभंग, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। इस प्रकार का अस्थिभंग तब होता है जब मांसपेशियां अधिक कार्य करने के बाद तनावग्रस्त थकी हुई होती है और चोट के झटके को अवशोषित करने के बजाय उसे हड्डी पर लगने देती है। इससे हड्डी पर महीन अस्थिभंग हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अस्थिभंग की पहचान कैसे करें? अस्थिभंग की पहचान करने के कई तरीके हैं। असहनीय पीड़ा, सूजन, कोमलता, प्रकृति, क्षतिग्रस्त अंग का काम करना बंद करना, हड्डी टूटे हुए स्थान से असामान्य आवाज़ या करकर का आना अस्थिभंग के मुख्य लक्षण है। हड्डी टूटने के कारण होने वाला दर्द असहनीय होता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अस्थिभंग के कारण, अस्थिभंग कई कारणों से हो सकता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट इम्पैक्ट
किसी सीधी चोट या टक्कर से प्राय के प्रभाव स्वरूप जैसे लाठी डंडों के प्रहार के स्थान पर अस्थिभंग हो जाना। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, यदि अस्थिभंग चोट के स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर हो तो इसे इनडायरेक्ट प्रभाव के कारण अस्थिभंग माना जाता है। मांसपेशियों में अत्यधिक संकुचन प्रभाव, कुछ अस्थिभंग मांसपेशियों में अत्यधिक संकुचन के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जांघ की मांसपेशियों में अत्यधिक संकुचन द्वारा घुटने की पटेला हड्डी का और जोरदार खांसी द्वारा पसली की हड्डी का टूटना आदि। हड्डियों के रोग के कारण, हड्डियों के रोग हड्डियों को कमज़ोर बना देते हैं, हल्के आघात पर भी आसानी से टूटने लगती है। अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार, ज़्यादातर अस्थिभंग के मामलों में अस्थि विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए कूल्हे, पैर, हाथ, बाँह, खोपड़ी, रीढ़ के अस्थिभंग काफ़ी जटिल होते हैं। सामान्य अस्थिभंग में उपचार, अस्थिभंग वाले अंग को हिलाए डुलाए नहीं, पीड़ित को आश्वस्त करें, सुविधाजनक स्थिति में रखें, पीड़ित के शारीरिक तापमान को उपयुक्त गर्म बनाए रखें, उसके दर्द और तकलीफ को कम करने का प्रयास करें। अस्थिभंग के स्थान पर चपटी, लकड़ी आदि लगाकर उसे स्थिरता प्रदान करें। संयुक्त और जटिल अस्थिभंग में उपचार, विकल या टूटे हुए अंग को हिलाए डुलाए नहीं। यदि घाव में कोई बाहरी अशुद्धि आदि हो तो सावधानी से रुई से एंटीसेप्टिक घोल लगाकर उसे साफ करें। रक्तस्राव रोकने का प्रयास करें तथा घाव को पट्टी या साफ कपड़े से ढक दें। चपटी लकड़ी द्वारा विकल अंग को स्थिर बनाएं। असहनीय दर्द की स्थिति में पीड़ित को पेन किलर दे सकते हैं। अस्थि विस्थापन, अस्थि विस्थापन का तात्पर्य एक अथवा अधिक हड्डियों का उनकी संधि के स्थान से खिसक जाना है। जिन अंगों में प्राय ये समस्या अनुभव की जाती है उसमें कंधा, कोहनी, अंगूठे, उंगलियां, निचला जबड़ा आदि होता है। इसके लक्षण होते हैं तीव्र पीड़ा होना, जोड़ पर सूजन आ जाना, जोड़ की विकृति होना, शक्तिहीनता आना। इसी स्थिति में प्राथमिक उपचार जो किया जाता है वो है विकल अंग की हड्डी को हिलाए नहीं, बर्फ़ की सिकाई करें, अंग को स्थिर बनाएं, दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल करें। स्प्रेन, मोचाना, जब शरीर के किसी जोड़ के आसपास के स्नायु बंधनों व ऊतकों में विदीर्णता या मुड़ाव आ जाता है तो उस स्थिति में उसको मोचाना कहा जाता है। इसके लक्षण वही पीड़ा, सूजन और अंग चलाने में असमर्थता होती है। प्राथमिक उपचार, जोड़ को सुविधाजनक स्थिति में रखें, उस पर कसकर पट्टी बांधें, पट्टी पर ठंडा पानी डालें जिससे कि सूजन में कमी आए। उपचार का एक अन्य तरीका जोड़ पर हल्की मालिश करके क्रैप बैंडेज बांध दें। पीड़ित को दर्द निवारक दवाइयाँ दें। खिंचाव, स्ट्रेन, खिंचाव आने से तात्पर्य शरीर की किसी मांसपेशी के ऊपर अत्यधिक खिंचाव पड़ने के कारण प्रकट होने वाली दुष्कर स्थिति से होता है। लक्षण वही तीव्र पीड़ा, अंग हिलाने में कठिनाई आना, सूजन या ऐंठन होना। इस स्थिति में प्राथमिक उपचार, पीड़ित को सुविधाजनक स्थिति में रखें, ठंडी सिकाई करें, विकल अंग को पट्टी बांधकर सहारा प्रदान करें। मोच एवं खिंचाव के बचाव के उपाय। मोच या खिंचाव किसी भी व्यक्ति को कभी भी परेशान कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय ये हैं: मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें, हमेशा सही आकार के जूते पहने, संतुलित आहार द्वारा अपनी मांसपेशियों का सही पोषण करें, किसी भी खेल गतिविधि से पहले अपने आप को वार्म अप करें, हमेशा खेल गतिविधि के अनुरूप वस्त्र, उपकरण आदि का प्रयोग करें। मोच व खिंचाव से निपटने के लिए क्रैप बैंडेज अपने साथ रखें। इस प्रकार हमने वाउंड और फ्रैक्चर्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार विमर्श किया, आप लोगों को इसके बारे में बताया। एनसीसी जो कैडेट होते हैं
वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान या अपने जीवन में या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम उसकी किस प्रकार से प्राइमरी उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। धन्यवाद।